हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जे एडवांस के लिए या फिर जो आपको हेल्प करेंगे अपनी एक अप्रोच बिल्ड करने के लिए, उन क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैं 5 क्वेश्चन लेके आया था उसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस थे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज वाले क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं एंड अच्छे क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग अच्छी हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In a protonium atom, a proton and an antiproton orbit each other. तो प्रोटॉन तो अपन समझते हैं, जो एंटी प्रोटॉन होगा यहाँ पे, उस एंटी प्रोटॉन की वैल्यू अगर अपन देखें कि एंटी प्रोटॉन के क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन के पास तो मास ऑफ प्रोटॉन होता ही है, साथ ही साथ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। एंटी प्रोटॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन में कन्फ्यूजन हो सकता है, पर कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैंने यहाँ पे लिया है एंटी प्रोटॉन, जो होता है एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन। मास दोनों के सेम है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, अब बोला गया कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल होगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक, अज्यूमिंग बोर्स मॉडल, वो सब अपने को पता है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक तरीका तो है कि आप पूरा वापस सॉल्व करो। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वैसा कंटिन्यू करें, तो इसमें जो रिजल्ट है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं और उस मॉडिफाइड रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कितनी आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि व्हेन न्यूक्लियस इज इन मोशन। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस भी मूव करे एंड उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी मूव करे, या दोनों आपस में एक दूसरे के अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेंगे, तो चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं वो देखो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल लिखना है किसी भी nth का, तो ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाई n²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आप न्यूक्लियस को रेस्ट में मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे लिखना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो ये हम लिखते हैं जो इनिशियल रेडियस होती है r0 मल्टीप्लाइड बाय, इधर आ जाता है अपने पास n² बाई z। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप लिखें वेलोसिटी nth ऑर्बिट की, जो भी एक नॉर्मल वैल्यू होती है v0 2.2 इंटू 10⁶, और इधर आ जाएगा आपके पास z बाई n। ये हो गए तीनों। ठीक, इनमें आपको जो एक कॉमन चीज़ याद रखनी होती है वो ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे छुपा हुआ होता है, वो होता है इसके न्यूमरेटर में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है। रेडियस के अंदर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो छुपा हुआ होता है डिनोमिनेटर के अंदर। एंड वेलोसिटी के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 0। ठीक है, ये याद रखना होता है। याद रखोगे तो अच्छे से फायदे में रहोगे और कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। ये डेरिवेशन में आप चाहो तो एक बार करके देख सकते हो कि एनर्जी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है ऊपर, ठीक है, रेडियस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है नीचे, एंड वेलोसिटी के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक, इसको याद रखने का एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले तो याद रख लो कि वेलोसिटी में तो कोई फंक्शन है ही नहीं। फिर टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² आता है, तो हाफ mv² में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर एनर्जी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। और जब ये वाला याद रखना है आपको एंगुलर, तो यहाँ पे आप याद करो बोर्स पोस्टुलेट का क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। mvr बराबर nh/2π, RHS में h/2π कांस्टेंट है, LHS में वेलोसिटी पे तो mv काम नहीं है, तो वेलोसिटी जो रेडियस है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो साथ साथ आ गए। तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। ठीक, अब ये काम का क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे पता है कि पॉजिट्रॉन एक मास ऑफ प्रोटॉन है ये रहा, और एक मास ऑफ एंटी प्रोटॉन है ये रहा। दोनों जो हैं इस तरीके से एक दूसरे के अबाउट ऑर्बिट कर रहे हैं अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास की तरफ। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाता हूँ रिड्यूस्ड मास का। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन m1 m2 अपन m1 + m2, वो सॉल्व होके मास ऑफ प्रोटॉन बाय 2 आ जाएगा। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन बाय 2 आ गया रिड्यूस्ड मास। अब ये रिड्यूस्ड मास आने के बाद हमें क्या करना है कि जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था मैं उसको रिप्लेस करके मास ऑफ प्रोटॉन या रिड्यूस मास इंसर्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ।
अब वो इंसर्शन कैसे करेंगे, देखो कि एनर्जी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमरेटर में आ रहा है, तो पहले तो मैं उसका जो फैक्टर है उसको हटाऊंगा, तो मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूंगा और उसकी जगह फिर रिड्यूस मास मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो अपना आंसर यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, ई एन डैश अगर मैं इसको बोल दूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, z स्क्वायर एन स्क्वायर, z जो है क्योंकि प्रोटॉन है चार्ज तो अभी भी 1 ही है तो इसको मैं +1 ही लिखूंगा, और जो n है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में बात हो रही है तो उसमें भी 1 स्क्वायर ही आएगा। अब क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ रहा है तो पहले आप इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उस टर्म से निकालना है, और उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा रिड्यूस मास, तो जो कि कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें रिप्लेस करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एम की जगह आप क्या रख दीजिए, म्यू अपॉन एम, सारे फॉर्मूले के अंदर, या तो बस ऐसे याद रख लो। तो जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में है मैं वहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर म्यू अपॉन एम कर दूंगा, और जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमरेटर में है वहाँ पे मैं इसकी जगह ये वाला काम कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 1836, तो ये बन जाएगा 1836 डिवाइडेड बाय 2, तो 918, ठीक है, 1836 डिवाइडेड बाय 2, 918 वाला फैक्टर आपका यहाँ पे बन जाएगा। इस फैक्टर को जब आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आंसर मिल जाएगा तकरीबन, अच्छा इन्होंने ट्रांजिशन का पूछा है, सॉरी इन्होंने पूछा ट्रांजिशन का, तो ट्रांजिशन में अपन 13.6 की जगह मुझे E2 - E1 निकालना है, तो E2 - E1 में आप क्या करो, 13.6 की जगह, ये तो अपना फर्स्ट एनर्जी लेवल का है, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा हाइड्रोजन एटम में 10.2 होता है, तो मैं बस इसको 13.6 की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 10.2 से, और इसको भी मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया किससे बेटा, 10.2 से। तो 918 इंटू 10.2 हल्का सा इससे ज़्यादा आएगा, जो सबसे नज़दीकी वैल्यू है वो मुझे ये दिख रही है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये वीडियो मैं पूरा एकदम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जेईई मेन जो ऑलरेडी क्वालिफाई करा के आ चुके हैं एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर रहा हूँ और जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और हो सकता है बहुत से बच्चों को काफ़ी नया क्वेश्चन लगेगा। तो एक पॉइंट लाइक रेडियो एक्टिव सैंपल है ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है, इनिशियली एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम अ रेडिएशन काउंटर। अब रेडिएशन काउंटर क्या होता है, रेडिएशन काउंटर इज बेसिकली अ मशीन जो रेडिएशन को काउंट करती है कि कितने अल्फा बीटा गामा डीके हो रहा है और वो उनको काउंट कर रहा है। तो एक सैंपल जो होगा रेडियो एक्टिव सैंपल, ये अगर रेडियो एक्टिव सैंपल है तो ये पॉइंट साइज है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि ये हर डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी से डिके कर रहा होगा। वो डिके कुछ भी हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, पर ये चारों भी क्या, पूरे सॉलिड एंगल 4 पाई में ये बराबर से डिके कर रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक। अब उसने बोल दिया कि जो लैम्डा आपको इसमें डिके कांस्टेंट पता है एंड इनिशियली एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव काउंटर। तो ये जो पूरा सैंपल है बच्चों ये यहाँ पे रखा हुआ है और ये है अपना डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर इसमें से जितना भी रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा उसको वो डिटेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसने बोला कि द पॉइंट लाइक रेडियो एक्टिव सैंपल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द काउंटर। तो ये जो है सैंपल ये आगे चल रहा है किसी वेलोसिटी v से, एंड उसी वेलोसिटी का आपको फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है कि टाइम डिपेंडेंट हमें बताना है, ठीक है जी। सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। तो और इनिशियल डिस्टेंस t = 0 पे हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है, r0 है, राइट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। जैसे ही ये सैंपल मान लो किसी डिस्टेंस r पे पहुंचा यहाँ से, या फिर अपन डिस्टेंस चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है r, यहाँ से हमने काउंट किया, यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ से ये डिस्टेंस पहुँचने के बाद ये किसी टाइम t पे इधर पहुँचा होगा। dt टाइम पे, जब dt टाइम निकल गया तो t प्लस dt टाइम पे ये थोड़ा सा आगे कितना चला होगा बेटा, dr चला होगा, ठीक है। और ये dr को मैं लिख सकता हूँ v dt, कि ये जो डिस्टेंस है सैंपल आगे चलने का वो डिस्टेंस कितना होगा,
वी डी टी होगा। अब सैंपल जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैंने कुछ एरिया इसका ए मान लिया, तो जो डिटेक्टर है उसका कुछ ना कुछ स्पैन तो होगा, कुछ एरिया होगा जिसमें जो रेडियो एक्टिव डिके हैं, जो भी डिके एलिमेंट आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा, वो उसको कैच कर रहा होगा। तो मैंने इस एरिया को मान लिया कि ये जो एरिया है यहाँ पे वो कितना है ए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपन ने मान लिया कितना है आर नॉट माइनस आर। ये डिस्टेंस अपन ने यहाँ पे मान लिया आर नॉट माइनस आर है, राइट। तो इसके ऊपर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से इस चार्ज से, इस रेडियो एक्टिव सैंपल से ये सॉलिड एंगल, जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना होगा। तो वो सॉलिड एंगल आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि एरिया ये जो भी है, ठीक, इसको अपन लिखेंगे सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया। तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन ये डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास आर नॉट माइनस आर का होल स्क्वायर। हालांकि वो सॉलिड एंगल काफ़ी छोटा सा है, तो मैं चाहूँ तो इसको डी ए और डी ओमेगा भी लिख सकता हूँ, पर इतने से काम चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इनिशियली मान लो इसका सैंपल साइज कितना था, एन नॉट था। यहाँ पे इसका सैंपल साइज कितना बचा होगा, एन बचा होगा, और एन नॉट माइनस एन तो डिके हो चुका होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर ये चलेगा तो इसने कितने रेडियो एक्टिव सैंपल डिके किए होंगे, डीएन एलिमेंट्स जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिके हो चुके हैं, तो डीएन ही यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो भी है निकला होगा। अब वो डीएन जो यहाँ से निकला है बच्चों, वो तो सारे डायरेक्शन में निकला है, ठीक है, वो सारे डायरेक्शन में निकला है। तो मैं यहाँ पे बस वही लूँगा जो रेडियो एक्टिव सैंपल जो डिटेक्टर है उसको हिट करेंगे, और वो कितना होगा ये बताओ। वो होगा अपने पास जो डीएन, तो टोटल जितने डिके किए डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये मैंने निकाला कि डिके पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल बताओ कितना होगा अपने पास, आर नॉट माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास, डीएन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द काउंटर नंबर रिकॉर्डेड बाय द काउंटर, जो डिटेक्टर है उसने कितने रेडियो एक्टिव सैंपल जो उसको अल्फा बीटा गामा मिल रहे हैं उसका जो नंबर है वो कैसा है, वो उसने बोला कि वो तो कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। आपने देखा कि जो डिटेक्टर का एरिया है, डिटेक्शन का जो एरिया है सामने, वो भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि dn अपॉन आर नॉट माइनस आर का होल स्क्वायर वाला पार्ट जो है बच्चों, ये भी क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब dn की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल मैंने सैंपल साइज कितना माना है, एन नॉट माना है, तो dn किसी भी टाइम t पे कितना होगा, ठीक है, बताओ भाई कितना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आती है, एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो जो dn की वैल्यू यहाँ पे होगी, dn की वैल्यू वो बताओ कितनी हो जाएगी, माइनस एन नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी, विच इज़ बेसिकली एन डी टी अपना बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको dn की वैल्यू अपने को दिख रही है एन नॉट लैम्डा ई टू दी पावर, ये चाहे तो अपन निकाल सकते हैं, ठीक। तो dn की वैल्यू को सब्सटीट्यूट अगर आप कर दें यहाँ पे, तो ये क्या dt टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसने डिके किया है वो इतना डिके किया है, वो अपन लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी, अच्छा मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ मैं, एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, राइट। एंड आर नॉट माइनस आर वाला डिस्टेंस अपना यहाँ पे फंस रहा है, उसको भी आप यहाँ पे लिख दो, आर नॉट माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। इसके डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों अपने पास टाइम का एक फंक्शन अपने को दिख ही रहा है, राइट। तो अगर टाइम का फंक्शन दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी उसमें अपन एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आएगी, लैम्डा एन नॉट वगैरह सब कांस्टेंट है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, एन टू इंटू
आर नॉट माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, कुछ स्टेप्स मिस करके मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर 0 हो जाएगा, इधर एफ बाई जी वाला रूल लगेगा, और ये अपना बनेगा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन होगा अपने पास 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी आर बाय डी टी। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी अपना यहाँ से कैंसिल हो चुका है, एंड आप देखो कि यहाँ पे ये बनेगा माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक, इंटू आर नॉट माइनस आर से वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस लैम्डा बाई 2, ये अपना कट चुका, ठीक है, और एक जो फ्रैक्शन है यहाँ से ये वाला कैंसिल हो चुका, तो इधर बचेगा आर नॉट माइनस आर विच इज़ इक्वल टू डी आर बाय डी टी। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी है और अपन इस चीज़ को अब इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इस चीज़ को, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी आर, इधर बनेगा डी टी, और यहाँ से अपन ने लिख दिया आर नॉट माइनस आर। इसको अब हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे किसी भी टाइम टी से, ठीक। तो जब टाइम 0 था तो इनिशियल जो r की वैल्यू थी वो 0 थी, और किसी टाइम t पे r की वैल्यू आपको r दिख रही है, ठीक है। तो इधर तो आपके पास बनेगा लैम्डा बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस के साथ ln आर नॉट माइनस आर अपॉन आर नॉट। सही बात है क्या बच्चों? अब यहाँ से इस चीज़ को आप इधर भेज दो तो ये बन जाएगा r की वैल्यू ठीक, इसको अपन ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस लैम्डा बाई 2 टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस r बाई आर नॉट। ये इधर आएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो r की वैल्यू आपको दिखेगी आर नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। ये मिल गया अपने को डिस्टेंस का चेंज, कि ये डिस्टेंस कैसे चेंज होगा। पर क्वेश्चन है वेलोसिटी पूछी है, तो मैं इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो वेलोसिटी हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी आपको मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद कि एक तो 0 माइनस ऑफ आर नॉट इंटू माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी बाई 2, ठीक है। ये आ चुका है अपने पास आंसर, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। मुझे लगता है कि बढ़िया सवाल था, एंड इसमें क्वेश्चन ने जैसा बोला हमने वैसा ही काम किया, एंड उसने बोला कि जो डिटेक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट था, तो इसलिए इस चीज़ को अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोन थ्योरी से रिलेटेड है कि फोटोन जो है कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, कहीं से रिफ्लेक्शन होता है, अब्जॉर्ब होता है या ट्रांसमिट होता है, तो उसमें कितना मोमेंटम का एक्सचेंज है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये क्वेश्चन है कि 2 थिन पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट्स आर रिजिडली जॉइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो बना देते हैं कि एक तो ग्लास प्लेट हमने ऐसे ली है, ठीक है, और एक ग्लास प्लेट हमने यहाँ पे इस तरीके से ली है जो पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली सिल्वर्ड का मतलब होता है कि कुछ उसमें से फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ फ्रैक्शन उसमें से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बस बात है वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है फ्रॉम ईच प्लेट इज रो फॉर ऑल द एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस, एंड द स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री रीजन। अ शॉर्ट लाइट पल्स इज मेड टू इंसिडेंट ऑन द स्ट्रक्चर एज शोन। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक पल्स आई है इस तरीके से, एक ही पल्स मान लो आप, तो जैसे h बाई लैम्डा होता है ना, एक मोमेंटम अपने पास आया h बाई लैम्डा, उसको मैं बोल देता हूँ कि वो कितना मोमेंटम अपने साथ लेके आया, एक यूनिट मान लेते हैं 1, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ना रेशियो पूछ रहा है फोर्स का, कि डायरेक्शन बता दो तुम, तो बस डायरेक्शन किधर है। तो आप 1 लेके काम करो, f लेके काम करो, मोमेंटम p लेके काम करो, कुछ भी करो, अपने को तो वैसे भी लास्ट में रेशियो निकालना है, तो जो भी आप लेंगे वो कैंसिल ही होना है। तो मैंने मान लिया कि 1 मोमेंटम जो है ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 मोमेंटम से क्या क्या काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो उन्होंने बोला कि ईच प्लेट इज रो, मतलब
कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको r को उन्होंने रो बोल दिया। अपन चाहें तो स्मॉल r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल द एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस, फॉर ऑल द एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस का मतलब ये है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि TIR वगैरह के बारे में कुछ मत सोचो, क्योंकि होता क्या है ना कि एब्जॉर्प्शन वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रेडिएशन में हम पढ़ते हैं कि वो एंगल डिपेंडेंट भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत दूर की सोच के सब सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी अलग है। आप तो बस कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उसके लिए ये मान के चलो कि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है या एब्जॉर्प्शन है वो सेम ही रहने वाला है, या ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, या तो ट्रांसमिशन वाला देखेंगे या रिफ्लेक्शन वाला देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ईच प्लेट उन्होंने बोल दिया फॉर ऑल द एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स ऑफ लाइट प्रेशर ऑन द प्लेट। अब जो टोटल डायरेक्शन अपने को निकालना है ना, ये डायरेक्शन ये कैसे होगा, इसको मैं निकाल लूंगा चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मुझे बस रेशो चाहिए, मुझे बस एंगल चाहिए, जिसके लिए मैं tan थीटा को Fy/Fx वगैरह करके निकालने वाला हूँ। तो पहले आप सोच लो कि क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए और क्या क्या अपने काम का नहीं है, ताकि मैं अननेसेसरीली वेरिएबल्स यहाँ पे ना मानूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो उन सब चीज़ों को मानने को पॉइंट नहीं बनता। तो मैंने चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब मैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखने वाला हूँ, इनिशियल मोमेंटम लिखने वाला हूँ, और जो भी x और y कंपोनेंट आएंगे उनका रेशियो ले लूँगा, अपना काम सेट है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो बोला गया है कि जो r है उतना रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मान लो इसमें 1 गिरा, और डेटा इतना अच्छा दे रखा है ना कि ज़्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है, कॉम्पोनेंट्स वगैरह कुछ लेना नहीं है। 1 जो है इनिशियल मोमेंटम है, तो ये इसमें से कितना पार्ट इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और इसमें से कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। जो पार्ट ट्रांसमिट होगा वो नीचे जाके हिट करेगा, ठीक। नीचे जाके जब हिट करेगा बेटा, तो इसमें से भी कुछ पार्ट नीचे ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट यहाँ से फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, जो पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो फिर से ऊपर जाके हिट करेगा, ठीक है। और ऊपर हिट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कुछ जो है सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ इसमें से सीधा का सीधा पास हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलो सर आपने रिफ्रैक्शन के बारे में तो सोचा ही नहीं। भाई साहब ये है रेक्टेंगुलर प्लेट्स, रेक्टेंगुलर प्लेट्स में जिस एंगल पे लाइट गिरती है उसके पैरेलल हल्का सा ऑफसेट होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो, मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो तो यही रहेगा, क्योंकि प्लेट को क्रॉस करके निकल चुकी, तो डायरेक्शन तो यही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, ये अब अपना पूरा यहाँ पे काम हो चुका है। अब आइए इसमें थोड़े से नंबर्स वगैरह मल्टीप्लाई करते हैं और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को देख लेते हैं। तो मोमेंटम कितना आया, इनिशियल मोमेंटम कितना आया, वो मुझे पता है कि इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितना है 1। अपने को तो फाइनल मोमेंटम अब देखना है। तो देखो 1 आया था, तो r तो इसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो, नहीं सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है ना, तो 1 माइनस r इधर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। एक सेकंड यार कंफ्यूज, रिफ्लेक्शन है ना, तो ये तो 1 r ही होगा बेटा, ये तो r ही होगा, ठीक। अब 1 में से r अगर इधर चला गया, तो ये वाला जो येलो वाला पार्ट है उसको कितना मिला, 1 माइनस r, सही बात है। तो ये 1 माइनस r नीचे हिट होगा, बिल्कुल। 1 माइनस r जब नीचे हिट हुआ, इसमें से अब कितना ट्रांसमिट हो जाएगा, तो वो अपन मान के चल रहे हैं 1 माइनस r का होल स्क्वायर। कैसे आया कि 1 माइनस r इंसिडेंट थी, उसका कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट होगा, 1 माइनस r फ्रैक्शन ही ट्रांसमिट होगा, तो 1 माइनस r स्क्वायर, इधर एनर्जी चली गई। अब यहाँ पे ऊपर कितनी जाएगी, ये जाएगी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, r इंटू 1 माइनस r, सही बात है। तो यहाँ पे भी कितनी एनर्जी हिट हुई, r इंटू 1 माइनस r वाली एनर्जी हिट हुई। ये जो हिट हुई है इसमें भी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है, तो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसको कितना मिला होगा, फिर से उसमें r मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर 1 माइनस r, और जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों वो बनेगा r इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हमने सारे मोमेंटम या जितना रिफ्लेक्शन होना था वो सारे अपने इंटेंसिटी के साथ लिख लिया है, ठीक। अब इसको मैं फिर भी एक बार फाइनली वापस से आपको दिखा देता हूँ कि ये रही प्लेट्स, ये रही प्लेट्स। अब मैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखने वाला हूँ कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम देखो,
इनिशियल मोमेंटम 1 है मुझे पता है, फाइनल मोमेंटम इधर से गया एक r, ऊपर गया r इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इधर जो गया वो गया आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर, ठीक है, और जो नीचे गया ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। मैं इन बीच वाले को काउंट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो प्लेट्स के बीच में चले गए, इनको अपन इंटरनल फोर्सेस की तरह भी मान सकते हैं। तो क्योंकि प्लेट्स के बीच में है, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो उनकी वजह से तो कोई नेट फोर्स लगना नहीं है, तो इस वजह से बीच वाले जो पार्ट है उनको अपन ने स्किप कर दिया, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कि आपको यहाँ पे बस फोर्सेस को देखना है। तो हमें अगर एंगल निकालना है तो पहले इस वाले कंपोनेंट को अपन fx मान लेते हैं, इन वाले कंपोनेंट्स को अपन fy मान लेते हैं, और लेट्स से हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो प्लेट पे फोर्स है, अच्छा एक्शन रिएक्शन की भी मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, मुझे तो बस एंगल से मतलब है। तो मैंने माना कि प्लेट के ऊपर फोर्स इधर लगा, तो इसको अपन बोल देते हैं fx, एंड नीचे भी फोर्स लगा है उसको अपन बोल देते हैं fy। तो fx और fy अपने को निकालना है, राइट। तो बताओ नीचे जो fx होगा, fx की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, fx की वैल्यू वो हो जाएगी दिस माइनस दिस, तो ये है r माइनस आर स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर। तो ये कितना बना बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स मिल चुका, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप मोमेंटम देखेंगे, फाइनल मोमेंटम, तो ये आपको दिखेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर का क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा। इतनी तो गणित आप सीख लिए, ठीक है। पर ये फाइनल मोमेंटम नहीं है ना, ये तो सॉरी ये फोर्स नहीं है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 1 आया था और बचा कितना, इतना सा बचा। तो जो फाइनल फोर्स आप लिखोगे वो बनेगा 1 माइनस आर का होल क्यूब। तो देखो फोर्स आ गया अपने पास x में और y में। अब यहाँ पे जो भी इसका नेट रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा, तो अपन यहाँ से tan थीटा लिख पाएंगे, और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी f। तो 1 माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा इसमें एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन की बातें हुई हैं, रिफ्लेक्शन की बातें हुई हैं, एंड चेंज इन मोमेंटम को निकाला, और आपने देखो कि रेशियो लिया है। तो इनिशियली फोर्स, पल्स, मोमेंटम, कुछ भी आप इसको ले लो, वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही होना था। तो मैंने एकदम सिंपलिस्टिक टर्म्स में काम किया ताकि ज़्यादा समस्या ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन है, अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एनकाउंटर्स अ स्टेशनरी अननोन न्यूक्लियस इन अ क्लाउड चेम्बर। क्लाउड चेम्बर मतलब एक जितने भी फिजिसिस्ट होते हैं जिनको प्रोटॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलना होता है, तो एक क्लाउड चेम्बर होता है जहाँ पे लेज़र डिटेक्शन थोड़ा आसान होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे ये आप डायग्राम देख सकते हो कि इधर से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो आ रहा था, और वो किसी स्टेशनरी न्यूक्लियस से जाके टकरा दिया, स्टेशनरी अननोन न्यूक्लियस से वो जाके टकरा गया। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस रखा होगा, उससे जाके वो टकरा गया। न्यूक्लियस का चार्ज वगैरह से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक। उन्होंने बोला कि आफ्टर अ कोलिजन द टू न्यूक्लियाई आर स्कैटर्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि इनमें से एक इधर गया और एक इधर गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल इसमें बन रहा है। तो मैं यहाँ पे ये सवाल ने ये पूछा है कि आपको प्रिडिक्शन करना है अननोन न्यूक्लियस के लिए, और देखो मस्ट बी यूज़ किया है, मे माइट वगैरह वर्ड यूज़ नहीं किया। कौन सा वर्ड यूज़ किया है, मस्ट बी। मतलब वॉट एवर आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट, वी शुड हैव 100% कॉन्फिडेंस कि यही होना चाहिए। और एडवांस में तो ऐसा ही पूछा जाता है, क्योंकि मल्टी करेक्ट में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता तो मस्ट का तो मतलब ही अलग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपको 100% सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हाँ यही ऐसा ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्लियर, चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसके लिए एक
अलग से डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये प्रॉपर डायग्राम आपको बहुत सारे बुक्स के अंदर मिल जाएगा, वहीं से मैंने निकाला है। गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा कि क्लाउड चैम्बर में स्कैटरिंग कैसे होती है, वहीं से ये क्वेश्चन निकाला गया है कि लेज़र लाइट वगैरह से अपन डिटेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आया, टकराया तो कैसे जाता हुआ दिख रहा है, तभी तो एंगल पता चलेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में वैसे तो ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, पर सरप्राइजिंगली इस क्वेश्चन के अंदर NLM और कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि लगता है अल्फा पार्टिकल टकराया, स्कैटरिंग हो गई, 2-4 वर्ड यहाँ पे क्लाउड चैम्बर वगैरह ऐसे दिखेंगे कि लगेगा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। बट बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स का इसमें ज़्यादा रोल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बिना मॉडर्न फिजिक्स के भी अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए कोलिजन की थ्योरी से, सिंपल सा। ठीक, हाँ जी, तो इधर से आया एक अपने पास स्मॉल m, इसको अपन अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल जाके टकराया, ये चल मान लीजिए चल रहा होगा किसी वेलोसिटी v से, या तो वेलोसिटी v की जगह मैं यहाँ पे इसका मोमेंटम p0 मान लेता हूँ। यहाँ पे रखा है अपने पास दूसरा न्यूक्लियस जिसका मास मुझे नहीं पता, उस मास के बारे में कमेंट करना है कि कैपिटल M कितना होना चाहिए। दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर द कोलिजन। जस्ट आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे क्या हुआ कि जो कैपिटल मास m है, जो कैपिटल मास m है वो इधर जाने लगा, और जो स्मॉल मास m है वो इधर जाने लगा। ये सिचुएशन आपको पता चल गई, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है। ठीक, यहाँ पे मोमेंटम इसका p0 है, इस मोमेंटम को मैं p1 बोल देता हूँ, इस मोमेंटम को मैं p2 बोल देता हूँ। ठीक, पहली इक्वेशन जो आप यहाँ पे लिखोगे वो हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा दोनों के बीच में, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही होगा। राइट, अब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो देखो इसका वेक्टर डायग्राम बनाने वाला हूँ कि ये तो है p0 जो कि इनिशियल मोमेंटम है, ये हो गया बच्चों p1, और यहाँ से 90 डिग्री पे ये हो गया है p2। ये इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो पहली इक्वेशन जो आप यहाँ से लिख पाओगे वो क्या है कि p0 स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस क्या है भाई, p2 स्क्वायर। ये एक पहली इक्वेशन अपन ने यहाँ पे लिख दी। क्लियर है मोमेंटम कंजर्वेशन की। ठीक, कुछ बच्चों ने अगर इरोडो वगैरह सॉल्व की है या अच्छे क्वेश्चंस कोलिजन में लगाए हैं तो उनको ये ट्रिक जो है जानी पहचानी लग रही होगी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग mv1 mv2 उनके ये वाले कंपोनेंट करो, फिर थीटा और फाई में जाओ, तो मैंने यहाँ पे थीटा और फाई लेने की आफत ही ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो इस ट्रिक का ध्यान रखना, अच्छी अप्रोच है ये भी। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, उन्होंने बोला है कि हमें कोलिजन के अंदर एनर्जी लॉस करवानी है। इसका मतलब कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम करवाना है, क्योंकि देखो इस वाली इक्वेशन में मास तो इन्वॉल्व हुआ नहीं और मुझे मास के ऊपर ही कमेंट करना है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। अब काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए मैंने सोचा कि भैया मोमेंटम के टर्म्स में लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, तो ये आप कर दो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी, p2² / 2m प्लस p1² / 2m शुड बी लेस देन, इनिशियल मोमेंटम था p0² / 2m। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख दिया कि p2² / m, ठीक है, शुड बी लेस देन p0² - p1² / स्मॉल m। क्लियर है भाई, ये इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख दी। अब तो बस दिख ही गया होगा तुम्हें आंसर। क्या करना है, नीचे से आपको p0² - p1² दिख रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास p2² / m लेस देन p2² / स्मॉल m। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि सवाल ने बोला एनर्जी लॉस कराओ, ऐसा नहीं कि जीरो कर देना कि एनर्जी लॉस जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन ने बोला है मस्ट बी, इसका मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होनी ही चाहिए। तो आपने के फाइनल को लेसन कर दिया के इनिशियल से, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, क्योंकि p2² दोनों कैसे हैं, सोचो पॉजिटिव हैं, तो आप इनको आराम से कट कर सकते हैं। नीचे मास भी पॉजिटिव होगा, तो इनइक्वालिटी में इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ठीक है, कि m जो है वो स्मॉल m से बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चों कि द न्यूक्लियस शुड बी हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल, उसको होना ही पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और एक अप्रोच भी आपको यहाँ पे समझ में आई है। दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन को न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन मैं मान ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स का या फिर एटॉमिक फिजिक्स का कुछ खास फंडा यूज़ नहीं किया। ठीक है, बस ये है कि उसके वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई में आ चुके हैं और आ सकते हैं आगे चल के, जिनको आपको ऐसे नहीं कि आपकी मैकेनिक्स अच्छी है, मॉडर्न वीक है तो आप क्वेश्चन देखते ही छोड़ दो। एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो, क्या पता क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, बढ़िया सवाल है ना, और HCV में देखा था मैंने क्वेश्चन और मेरे को तो बड़ा शानदार सवाल लगता है ये। यहाँ पे है कि प्रूव दैट अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब अ फोटोन कम्प्लीटली। ये हमें प्रूव करना है और क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा मासूम सा लगता है, पर सोल्यूशन इसका बड़ा ही शानदार है। एंड इस स्टेटमेंट को या इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट समझते हैं, तब जाके हमें क्वांटम्स का जो स्कैटरिंग है, क्वांटम स्कैटरिंग आप वैसे तो जेईई सिलेबस में यूजुअली नहीं पढ़ाते हैं, पर जो क्वांटम स्कैटरिंग होती है उसको यहाँ इसके बाद पढ़ना चाहिए, तो उसकी फील आती है कि अच्छा ये हो रहा है तो जेन्युइन है, क्योंकि ये नहीं हो सकता तो वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसमें क्या हो रहा है कि प्रूव दैट अ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी वगैरह तो कुछ है ही नहीं, उसका तो कुछ काम ही नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये किसी भी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कि नहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के अगल बगल नहीं रखा हुआ है, कंप्लीटली एकदम एम्प्टी स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन अपने पास है, फ्री एकदम। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास एकदम यहाँ पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने यहाँ से एक फोटोन को छोड़ा, जिसकी वेवलेंथ अपन कुछ लैम्डा मान लेते हैं, और वो लैम्डा जो है इससे जाके टकरा रहा है। ठीक है, इनिशियल जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एट रेस्ट। अच्छा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को जो है मैं ये भी बोल देता हूँ कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे, अपन ने मान लिया रेस्ट पे है, तो उसका जो रेस्ट मास होगा बच्चों कितना होगा, m0 होगा। ठीक है ना, रेस्ट मास उसका m0 होगा। रेस्ट मास सुनते तुम्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ होगा, या फिर जो E बराबर mc² होता है, क्या उसको अपन यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स हल्की फुल्की से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आ रहा, तो ये तो है जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी v के बराबर। ठीक है, और इसने कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि इसने फोटोन तो एब्जॉर्ब कर लिया और ये एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया, इसने कोई फोटोन रिलीज नहीं किया, कोई भी फोटोन इसने नहीं किया, इसने पूरा फोटोन एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये है सिचुएशन। अब यहाँ पे आप सोचो कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं फंडामेंटल, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, तो ये लॉज इतने ज़्यादा फंडामेंटल हैं कि इवन एट द एटॉमिक लेवल, ठीक है, ये वैलिड हैं। और एटॉमिक लेवल से आप यूनिवर्सल लेवल पे चले जाइए, सैटेलाइट्स के बारे में बात करिए, आप स्पेस के बारे में बात करिए, प्लैनेट्स के बारे में बात करिए, वहाँ तक सेम लॉज गवर्न करते हैं। देख रहे हो फिजिक्स कितनी रिमार्केबल है कि जिन लॉज से अपन छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, उन्हीं लॉज को अपन एकदम यूनिवर्सल लेवल पे भी लगाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं थोड़ा बहुत रिलेटिविटी को भी। यहाँ पे m0 जो है ना बच्चों, वो होता है रेस्ट मास, और यहाँ पे अगर ये चलने लगेगा तो हम जो ग्राउंड फ्रेम में बैठे हुए हैं, हमें इस इलेक्ट्रॉन का मास अब m दिखेगा, ना कि m0। ठीक है, ये तो हो गई पहली सिचुएशन। तो इसमें जो अब आप इक्वेशन लिखोगे कि इसकी जो एनर्जी है वो कितनी दिखेगी, उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन वही दो चीज़ें यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अच्छा, एक कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बोल रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, दोनों को साथ में। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अपन यहाँ पे लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सुनना, जब आप लीनियर मोमेंटम लिख रहे हो तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना होगा इस फोटोन का, h/λ प्लस ये तो रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम कितना है, m0 इंटू 0। ठीक है, लिख देता हूँ भाई m0 इंटू 0। ठीक है, m0 इंटू इसकी स्पीड कितनी है 0, तो जितनी स्पीड पे जो मास है रेस्ट मास, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। दिस इज इक्वल टू जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब क्योंकि वो चलने लगा तो मुझे उसका मास m0 नहीं
m दिखेगा और इसका जो मोमेंटम है वो mv लिखेंगे, इसके मोमेंटम को m0v नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे बहुत से कि जो इसका लीनियर मोमेंटम आएगा उसको अब आप रिलेटिविस्टिक मास इनटू उसकी जो वेलोसिटी मुझे दिख रही है ग्राउंड फ्रेम में वो आप लिखोगे m इंटू वी, ना कि m0 इंटू वी। ये तो होगी बच्चों पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, अब अपन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। ये अपन यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी जो आपको यहाँ दिख रही है वो कितनी होगी, hc/λ प्लस इसके पास मास है, तो उस मास को हम एक एनर्जी के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि एक स्टेटमेंट होता है कि मास इज नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि आप किसी एनर्जी को लेके कंप्रेस कर दीजिए, उसको छोटा बना दीजिए, एक बहुत ही इतने से पॉइंट में अगर आप उसको ला के रख देंगे तो वो एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर भी जो छोटे मोटे क्वार्क्स होते हैं ना वो ऑसिलेट करते हैं, तो उनका मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से भी बहुत कम होता है। मतलब एक प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क्स हैं उनका मास प्रोटॉन से बस 2-3% ही होता है। रिमेनिंग जो भी प्रोटॉन मास कैरी कर रहा है वो अंदर के क्वार्क्स इतनी हाई स्पीड पे घूम रहे हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी का मास हमें मास दिखाई देता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमें मास के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें बाहर अपने सिलेबस के। तो इसकी एनर्जी बताइए कितनी लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे अपन m0 इंटू सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब मास अपने को m दिख रहा है तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा, m इंटू सी स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। एक एनर्जी का फॉर्मूला और होता है इसके रूप में अगर दिखना चाहें कि एनर्जी जो टोटल होगी एक किसी भी मूविंग मास की, तो वो होती है बच्चों m0 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p इंटू सी का होल स्क्वायर, मोमेंटम इंटू सी का होल स्क्वायर। ये होती है एक्चुअल जो एनर्जी है, जिसमें आप देखो रेस्ट मास की भी एनर्जी आ गई एंड एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो काइनेटिक एंड दोनों इसमें काउंट हो जाता है। ये असली फॉर्मूला है, उसी से आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि m की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है, m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। अब अपने को सॉल्व करना है, v की वैल्यू निकालनी है कि v कितना होगा, क्योंकि अगर मैंने ये v निकाल लिया तो बस अपना काम हो जाएगा कि अगर मान लो रियल रूट आ गया और वो पॉसिबल है तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल है। और अगर v नहीं निकल पाए अपन या उसमें कुछ दिक्कत हुई v में, इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है जो सवाल ने बोल रहा वो भी सही हो जाएगा। तो आइए उसको करते हैं। तो सबसे पहले v को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे h/λ के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो ये बन जाएगा mv इंटू सी प्लस m0 इंटू सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, और चाहो तो इसको भी सब्सटीट्यूट कर दो, ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब एक स्मॉल सी तो जो है सबसे कैंसिल आउट हो ही रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको देखा कि m इंटू वी, अच्छा इसमें ये भी mv है और ये भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस चीज़ को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर अपना बनेगा m0 इंटू सी और इधर ये बन जाएगा m0 को अगर अपन यहाँ से m को कॉमन ले लें, ठीक है, m को अगर अपन कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा c माइनस वी। सही बात है, ये तो इसको लेकर आप उधर चले गए, ये बन गया। और यहाँ पे जो m की वैल्यू है इसको अगर मैं m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख देता हूँ। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि m0 से m0 भी साफ हो रहा है। मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी को इधर ले जाओ तो c माइनस वी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई भाई आपके पास, ये सॉल्व करके, ठीक है। ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं कि ये इक्वेशन कब कब ट्रू होगी। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक रिजल्ट, तो इसका जो एक रूट आएगा वो आ जाएगा v बराबर 0, क्योंकि अगर मैंने v को 0 कर दिया तो आप देखो 1 बराबर 1 है, ठीक है, 1 बराबर 1 है और है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो ही रूट्स पॉसिबल होंगे। तो एक रूट तो कौन सा पॉसिबल है, v बराबर 0, और दूसरा रूट कौन सा पॉसिबल है कि अगर मैंने v की वैल्यू को c रख दिया, v की वैल्यू को अगर मैंने c रख दिया तो भी ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो आपको दो रूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है जी। चलो अब आप बोलोगे सर आंसर तो आ गए कि v की वैल्यू 0 आ गई, c आ गई, इमेजिनरी नंबर तो आया नहीं, ठीक है। पर अब देखो कि ये जो 0 और c आया है
इसको एक बार कोशिश करके देखते हैं कि यार ये सही में पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। ध्यान से सुनना आप, अब है ये तो पूरी मैथ्स हो गई, अब सुनो इसमें आगे क्या चले। अगर आपने v को 0 माना कि सर यही रूट होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा अगर आपने वेलोसिटी को 0 कर दिया तो भाई साहब फाइनल मोमेंटम ही 0 हो गया, पर इनिशियल मोमेंटम तो 0 नहीं है। तो वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की ऐसे की तैसी कर दी, ठीक है। तो मतलब अपना v बराबर 0 तो रूट नहीं होना चाहिए, v बराबर 0 तो रूट नहीं होना चाहिए। आपने बोला ठीक है सर, तो v बराबर c आंसर होगा। मैंने कहा रुको, अगर आपने v की वैल्यू c रख दी तो भी समस्या है। अब क्या समस्या है कि v की वैल्यू c रखते ही जो मास है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। देखो ना यार, ये जो मास है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसका मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो इनफाइनाइट हो गई, फाइनल एनर्जी इनफाइनाइट होगी। तो भाई साहब मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने तो फाइनाइट एनर्जी देके भेजा था, तो फाइनल एनर्जी इनफाइनाइट हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने v बराबर 0 का रूट काउंट किया तो लीनियर मोमेंटम बुरा मान जाएगा, और अगर आपने v बराबर c लिया तो एनर्जी कंजर्वेशन बुरा मान जाएगा, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो ही पॉसिबल रूट्स हैं, और वो दोनों ही एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से हमने रिजेक्ट कर दिए। दैट मीन्स कि दो पॉसिबल रूट्स भी अगर नहीं होंगे इस सिचुएशन का आंसर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे यहाँ पे एक और फोटोन निकालना ही पड़ेगा, एक और कुछ भी स्कैटरिंग वगैरह होगी, और यहीं से जो रिजल्ट आता है क्रॉम्पटन्स इफेक्ट का। अब जाके अगर आप क्रॉम्पटन्स इफेक्ट, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, नहीं आएगा जेई में, पर अगर कभी अपने एंथू के लिए पढ़ना चाहें तो अब आपको क्रॉम्पटन्स इफेक्ट यहाँ से सीधा सीधा होता हुआ दिखेगा कि कोई पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो वो पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। आज के लिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से 5 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और इसमें कुछ और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।